हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट। यानी कि कोई भी ऐसा चेंजेस, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो या बायोलॉजिकल चेंज हो। अब चेंज ये किस में होगा? हमारे एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, और उस चेंजेस के कारण से हमारा जो लाइफ फॉर्म्स है, यानी विच कैन कॉज अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। यानी उस चेंजेस की वजह से हमारा जो लाइफ फॉर्म्स है या हमारी जो प्रॉपर्टीज है, उस पर भी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स होता है। तो उसे हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में सबसे पहले समझते हैं कि पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। तो अब पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो पॉल्यूटेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पॉल्यूशन को कॉज करता है। यानी कि इन्हीं सब्सटेंसेस विच कॉजेस पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। और देर आर ऑन द बेसिस ऑफ nature, on the basis of nature there are two types of pollutants. First one is biodegradable pollutants and second is non biodegradable pollutants. Biodegradable pollutants that degrades or decompose rapidly by natural processes, यानी कि ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वैसे पॉल्यूटेंट्स को कहते हैं जो कि डिग्रेड या डिकम्पोज आसानी से हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, और वो बहुत कम टाइम लेते हैं। अगर डिग्रेडेड या डिकम्पोज होने में बहुत कम समय लेते हैं, यानी बहुत कम टाइम लेते हैं। ठीक है, या वो बहुत जल्दी आसानी से डिग्रेडेड हो जाते हैं। वैसे पॉल्यूटेंट्स को हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वैसे पॉल्यूटेंट्स को कहते हैं जो विच डू नॉट डिकम्पोज वेरी स्लोली इन द एनवायरमेंट, जो कि या तो डिकम्पोज नहीं होते हैं या फिर डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगाते हैं, यानी स्लो प्रोसेस में डिकम्पोज होते हैं। तो वैसे पॉल्यूटेंट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को और टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स को। अब एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत टाइप्स के होते हैं। एयर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर पॉल्यूशन है टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में, यानी वायु प्रदूषण के बारे में। तो एयर पॉल्यूशन क्या है कि एयर पॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच certain substances are present in concentration which can cause undesirable effects on man and his environment। यानी एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर के ऐसा कंडीशंस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक एक सर्टेन कंसंट्रेशन में। ठीक है, और अगर उस सर्टेन कंसंट्रेशन से वो एबव हो, यानी अपने बैकग्राउंड वैल्यू से एबव हो वो जो सब्सटेंस है, देन हम उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम पॉल्यूशन कहते हैं। यानी एयर पॉल्यूशन क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एक ऐसा सब्सटेंस का कंसंट्रेशन का बढ़ने का या राइज करने का सिचुएशन है जिसमें हमारा अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है, यानी हमारे ऊपर अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है, चाहे हमारे मैन में हो या हमारे एनवायरमेंट पे हो। यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच सर्टेन सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन, माने ऐसे कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस की वजह से एयर पोल्यूशन हमारा क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स, नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड सोर्स। ठीक है, नेचुरल सोर्स मतलब प्राकृतिक, और मैनमेड सोर्स मतलब मानव जनित या हाँ, यानी जो आदमी के द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल सोर्स क्या है। तो नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन आर दोज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द नेचुरल फेनोमेनन। फॉर एग्जांपल वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर, बायोलॉजिकल डिके, पॉलन ग्रेन्स। ये नेचुरली हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, इसमें कोई भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं है, उसे हम नेचुरली बोलते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल सोर्स क्या होगा? आर्टिफिशियल सोर्सेस आर दोज सोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय मैन, यानी जो कि किसी आदमी के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा वो क्रिएट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट्स, हम थर्मल पावर प्लांट्स में कोयल जला रहे हैं, तो वो कैसा होगा? एंथ्रोपोजेनिक सोर्स हो गया, मैनमेड सोर्स होगा। ठीक है, वेहिकुलर इमिशंस, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है ये कैसा? मैन मेड है।
ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन को हमने समझा, एयर पॉल्यूशन के टाइप्स को हमने, या सॉरी सोर्स को समझा, ठीक है, इसकी सोर्स क्या है। तो एयर पॉल्यूशन का दो सोर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड सोर्स। एक और एक इसका टाइप्स होता है एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। एयर पॉल्यूशन को और हम कैटेगराइज करें सोर्सेस को, तो इसको और भी सोर्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स, ठीक है। एक होता है मोबाइल सोर्स और एक होता है स्टेशनरी सोर्स। मोबाइल सोर्स में क्या होगा, पॉल्यूटेंट्स हमारा किसी एक जगह से नहीं होगा, वो मूव मूव होता हुआ होगा, है ना, या मूवेबल होगा, उसे मोबाइल सोर्स कहेंगे। और एक सोर्स होता है स्टेशनरी सोर्स, यानी एक फिक्स्ड जगह से आ रहा है, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल से या थर्मल पावर प्लांट से, बट जहाँ पे हम कोल वगैरह का कंबंशन हो रहा है, तो वो हमारा कैसा है, स्टेशनरी सोर्स है, ठीक है। तो तो इस तरह से भी हम एयर पॉल्यूटेंट्स को, सॉरी एयर पॉल्यूशन के सोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी एयर पॉल्यूटेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द, या डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स का फॉर्मेशन जैसे होता है एनवायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, एक होता है हमारा प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर दोज दैट आर डायरेक्टली इमिटेड इन द एटमॉस्फेयर इन द हार्मफुल फॉर्म। यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ऐसा पॉल्यूटेंट्स है जो कि हमारे एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इमिट होकर आता है, ठीक है, और एक हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हार्म करता है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर CO2, SO2, ये डायरेक्टली कहीं पे वो रिलीज हुआ और वो हमारे एनवायरमेंट पे आ गया और वो परसिस्ट करेगा, तो वो हमारा कैसा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। बट secondary pollutant क्या है, secondary pollutants are those that are found by reacting with other components or some basic component of the atmosphere to form new pollutant। यानी secondary pollutants क्या है, secondary pollutants हम वैसे pollutants को कहते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिएक्ट होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे NO2 और NO3, या फिर नाइट्रिक एसिड, है ना, ये NO2 NO3 और ओजोन मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। या फिर पैन हम देख सकते हैं, पैन हमारा क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। एसिड रेन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम पोल्यूटेंट्स को भी क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। अब हम देखते हैं इंडोर पॉल्यूशन भी एक होता है। तो इंडोर पॉल्यूशन क्या होता है कि द एयर पॉल्यूशन इनसाइड बिल्डिंग, ऑफिसेज एंड हाउसेज इज कॉल्ड इंडोर पॉल्यूशन। यानी कि ऐसा पॉल्यूशन या ऐसा एयर पॉल्यूशन जो हमारे बिल्डिंग्स, ऑफिस और घर के अंदर होता हो, उसे हम इंडोर एयर पॉल्यूशन कहते हैं। और इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स जितने भी होते हैं सारे कैसे होते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पॉल्यूटेंट इज रेडन गैस, है ना। रेडन जो होता है ना, रेडन गैस क्या है हमारा इंडोर एयर पॉल्यूटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट है। सोर्सेस अगर हम एयर पॉल्यूटेंट का बात करें इंडोर में, तो रेडन गैस इज इमिटेड फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, है ना, ईटा से, है ना, कंक्रीट, टाइल्स, ये सब से रेडन गैस निकलता है ना। रेडन इज ऑल्सो फाउंड इन नेचर गैस एंड ग्राउंड वाटर एंड इमिटेड while being used, burning fuels in the kitchen and cigarette smoke release pollutants like carbon monoxide, sulfur dioxide, HCO यानी aldehyde, formaldehyde and BAP यानी benzopyrin। तो ये सब ज्यादा रिलीज होता है किससे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, जो कि किचन में हम जो भी जलाते हैं, या फिर सिगरेट के स्मोक से, ठीक है। तो ये मेजर एयर पोल्यूटेंट है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस एंड कॉमन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट, है ना, यानी कि कुछ कुछ हम मेजर पोल्यूटेंट्स को देखेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स को, और उसका कुछ इफेक्ट को भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो इट इज ए कलरलेस आउटरलेस गैस दैट इज पॉइजनस एनिमल्स, इट इज फाउंड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। यानी ऐसा फ्यूल्स या अ, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको हम जलाने पे, ठीक है, जलाने से इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब जलाने से मतलब कि वो कंप्लीट जलता नहीं है, कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो उससे हमारा कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर वो कंप्लीटली बर्न कर जाता है, कंप्लीटली जलेगा, यानी कंबशन होगा, कंप्लीट कंप्लीट कंबशन, देन उससे क्या रिलीज होगा, कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस और मोर पॉइजनस टू
poisonous in comparison to carbon dioxide, because carbon monoxide has high affinity to combine with our body blood hemoglobin, ठीक है, यानी कि एंड वो क्या है 300 टाइम्स मोर टॉक्सिक है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब सोर्सेस अगर देखें तो सोर्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज सिगरेट, smoking and incomplete combustion of fossil fuel. More than 77% comes from motor vehicle exhaust. Health effect अगर हम बात करें तो health effect include reduced ability of red blood cells to carry oxygen to blood cells and tissue. This lead to headache and anemia at high levels, causes coma, irreversible brain damage and death. तो इतना तक वो इफेक्ट दे सकता है हमें, ठीक है। तो ये ज्यादा हार्मफुल है बाकी अदर गैसेस की तुलना में, क्योंकि ये ब्लड के साथ बहुत जल्दी कंबाइन करता है। फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इट इज a reddish brown in irritating gas that cause photochemical smoke in the atmosphere. It gets converted into nitric acid HNO3. It is caused by burning fossil fuels, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, एक ये रेडिश ब्राउन टाइप का होता है और एक इरिटेटिंग गैस है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक के लिए भी कॉज करता है ये एनवायरमेंट में, ठीक है। ये फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में आने के बाद फिर वो HNO3 का भी फॉर्मेशन करता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में। और इसका जो मेजर सोर्स है क्या, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे इंडस्ट्रीज में और पावर प्लांट से भी होता है, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिंग, ठीक है। अब इसका हेल्थ इफेक्ट अगर हम देखें तो इरिटेशन एंड डैमेज, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इन्वॉल्व एसिड रेन डिपोजिशन, ठीक है, डैमेज ऑफ ट्रीज, लेक, सॉइल एंड एंशिएंट मोन्यूमेंट, NO2 कैन डैमेज फैब्रिक्स, ठीक है, ये सब सारा इफेक्ट है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम बात करें तो इट इज ए कलरलेस एंड इरिटेटिंग गैस दैट इज फाउंड बाय कंबंशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स, है ना, यानी ऐसा फॉसिल फ्यूल्स जिसमें सल्फर होता है उसे कंबंशन करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये भी क्या है, कैसा कलरलेस गैस है। Such as coal and oil. It in the atmosphere it is converted into sulfuric acid, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिड रेन में भी ये हेल्प करता है, विच इज मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड डिपोजिशन। अगर हम हेल्थ इफेक्ट का बात करें तो हेल्थ इफेक्ट इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फॉर हेल्दी पीपल, जो भी हेल्दी पीपल है उनके लिए ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। फिर है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इन्वॉल्व रिड्यूस विजिबिलिटी एंड एसिड डिपोजिशन ऑन ट्रीज, लेक्स, सॉइल एंड मोन्यूमेंट लीडिंग टू दियर डिटोरिएशन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ। फिर है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी SPM, तो इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स दैट कैन बी सस्पेंडेड इन एटमॉस्फेयर फॉर शॉर्ट लॉन्ग पीरियड, नहीं। अब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर क्या है कि कुछ कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स या पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, उसे हम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं, ठीक है। और ये पर्टिकुलेट मैटर जनरली टू टाइप्स के होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5। तो वैसे पर्टिकुलेट मैटर जिनका साइज और डायमीटर इक्वल टू और लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, उसे हम पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कहते हैं। और वैसे पर्टिकुलेट मैटर जिसका साइज इक्वल टू 10 और लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है उसे हम पर्टिकुलेट मैटर 10 कहते हैं, ठीक है। अब जो जो छोटा साइज का होगा यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो ज्यादा टॉक्सिक है। क्यों टॉक्सिक है, क्योंकि वो फाइन पार्टिकल्स है और वो हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है या जाता है, ठीक है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। और हमारे बॉडी में जो लंग्स है, लंग्स में अस्थमा वगैरह भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हमारे वो बॉडी के अंदर एल्वियोली में जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है, यानी एक्यूमुलेट होता है। अब ह्यूमन सोर्स ऑफ SPM इंक्लूडिंग बर्निंग कोल इन पावर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बर्निंग डीजल एंड ईथर फ्यूल्स इन व्हीकल्स, एग्रीकल्चर, अपवार्ड रोड्स कंस्ट्रक्शन। हेल्थ इफेक्ट अगर इसका बात करें तो ये क्या है, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन कर सकता है, लिंग डैमेज कर सकता है ना, लंग्स डैमेज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ठीक है, फिर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एंड कैंसर। फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट अगर देखें हम इसमें
तो रिड्यूस विजिबिलिटी एंड एसिड डिपोजिशन में लेड टू डैमेज ट्रीज, सॉइल एंड एक्वाटिक लाइफ इन लेक्स। फिर है ओजोन। अब यहाँ पे क्या है, ओजोन। ओजोन भी हमारा क्या पोल्यूटेंट है। अब एक ऐसा ओजोन है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसे हम ग्राउंड ओजोन कहते हैं। ठीक है, ओजोन भी है जो ट्रोपोस्फेयर में भी प्रेजेंट है वो, और हमारे एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन प्रेजेंट है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी ओजोन प्रेजेंट है। तो जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होता है वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ज्यादा क्या, ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होता है उसे हम बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि वो एयर पोल्यूटेंट का काम करता है। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन यानी ग्राउंड ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव गैस विथ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर occurring in the stratosphere where it protect mankind of from the harmful ultraviolet rays from the sun. However, on Earth it is a pollutant. It occurs on Earth due to reaction between volatile organic compound and nitrogen oxides. It moderate the climate. यानी ये volatile organic compounds और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रिएक्शंस के थ्रू ज्यादा बनता है हमारे ट्रोपोस्फेयर में। फोटो और ये क्या करता है, फोटोकेमिकल स्मोक में भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करता है। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। तो फोटोकेमिकल स्मोक इज अ ब्राउनिश स्मोक दैट फ्रीक्वेंटली फॉर्म्स ऑन क्लियर सनी डेज ओवर लार्ज सिटीज विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। इट इज मेनली ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस in sunlight, nitrogen oxides and hydrocarbons in the presence of sunlight। ठीक है, यानी कि ये जब भी सनलाइट होगा तो उसी समय फोटोकेमिकल स्मोक ज्यादा फॉर्म होगा, क्योंकि जो सनी डे है या जिसमें गर्मी के ज्यादा समय होगा, और ऐसे जगह जहाँ पे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिंग ज्यादा होता है, ट्रैफिक जैम ज्यादा होता है, तो उस समय फोटोकेमिकल स्मोक ज्यादा वो फॉर्म करता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, वहां पे हाई सोलर रेडिएशन होना चाहिए। फिर हेल्थ इफेक्ट का अगर बात करें तो हेल्थ इफेक्ट इंक्लूड्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कफ, आई नोज एंड थ्रोट इरिटेशन, हार्ट डिजीजेस, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड न्यूमोनिया। एनवायरमेंटल इफेक्ट की अगर बात करें हम, तो ये प्लांट और ट्रीज को डैमेज करते हैं। स्मोक रिड्यूसेस विजिबिलिटी। स्मोक के कारण से हमें देखने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि विजिबिलिटी को लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है फॉग के कारण। फिर लेड इज ए सॉलिड एंड highly toxic metal. Its compound are emitted into the atmosphere as particulate matter. ह्यूमन सोर्सेज का बात करें तो ये पेंट, स्मेल्टर्स, ये सबसे निकलता है। लेड मैन्युफैक्चर स्टोरेज से, बैटरी से। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट इसका क्या है लेड का, तो लेड एक्यूमुलेट इन द बॉडी एंड ब्रेन लीडिंग टू नर्वस सिस्टम डैमेज, यानी हमारे सीएनएस को भी ये डैमेज करता है लेड। और मेंटल डिटार्डेशन भी कर सकता है, स्पेशली चिल्ड्रन में। डाइजेस्टिव एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। लेड कंटेनिंग केमिकल्स आर नोन एज ए कैंसर इन टेस्ट एनिमल्स, है ना। फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट इसका क्या है, ये तो इट कैन हार्म वाइल्ड लाइफ। फिर है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स एयर पे क्या करता है, ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स accumulate due to decay of vegetable matter. Human effects, they are carcinogenic. क्रोमियम भी है, तो क्रोमियम क्या, इट इज ए सॉलिड टॉक्सिक मेटल इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एज ए पार्टिकुलेट मैटर। ह्यूमन सोर्सेज का क्या है, पेंट, स्मेल्टर्स, क्रोमियम मैन्युफैक्चर, क्रोमियम प्लेटिंग। हेल्थ इफेक्ट इसका क्या है, परफोरेशन ऑफ नेसल सेप्टम और क्रोम होल्स। अब हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, तो इसमें सबसे मेजर है सल्फर ऑक्साइड्स कॉजेज इरिटेशन ऑफ आई, नोज, थ्रोट, डैमेज टू लंग्स, एक्यूट एंड क्रोनिक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है, कॉजेज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, इन्फेंट एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्बन मोनोऑक्साइड इंड्यूस हेडेक, डिजीनेस, लॉस ऑफ विजन, डिक्रीज मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड सीवियर इफेक्ट ऑन द बेबी ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो ये सब ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। और इसका क्या इफेक्ट है, फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इरिटेशन टू आईज। वीओसी यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, कॉजेज टायर्डनेस, ड्रॉसीनेस, डिजीनेस, नॉसिया, कंफ्यूजन, बोन मैरो डिजीज, स्किन कैंसर, लुकेमिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। डस्ट पार्टिकल से क्या प्रॉब्लम है, इट इंड्यूसेस स्टफिनोसिस, साइनसेस,
sore throat, dry cough, burning eyes, chest pain, aggravated asthma and chronic bronchitis. फिर लेड से क्या प्रॉब्लम है, तो लेड डैमेज द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनी एंड ब्रेन। मरकरी से क्या है, नर्वस डिसऑर्डर होगा, इंसोम्निया होगा, फिर मेमोरी लॉस होगा, एक्सटिवेलिटी होगा, इरिटेशन होगा, ट्रेमर होगा और मिनामाटा डिजीज होगा। अगर हम ये था हमारा हेल्थ इफेक्ट ऑन सॉरी इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब हम इसका देखेंगे प्लांट पे क्या इफेक्ट होगा, तो एयर पोल्यूशन अफेक्ट plants by entering through stomata and destroy chlorophyll, damage the leaf structure and causes necrosis, dead areas of leaf, loss of chlorophyll content causing yellowish of leaf, है ना, क्लोरोसिस जिसको बोलते हैं, एंड और डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स एंड ड्रॉपिंग लीव्स, है ना। तो फिर पैन क्या, पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट का क्या है कि कॉजेज सिल्वरिंग ऑफ लोअर सरफेस ऑफ लीफ, डैमेज टू यंग एंड मोर सेंसिटिव लीव्स एंड सप्रेस्ड ग्रोथ। ओजोन, ओजोन का क्या है, ओजोन यहाँ पे ग्राउंड ओजोन का बात किया जा रहा है, तो ओजोन कॉजेज फ्लेक्स ऑन लीफ सरफेस, प्रीमेचर एजिंग, नेक्रोसिस एंड ब्लीचिंग। अगर हम मटेरियल में बात करें तो इसका इफेक्ट मटेरियल में भी होता है एयर पोल्यूशन का, तो मिक्सिंग ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड मॉइस्चर इन एयर कॉजेज एसिड रेन which in turn damage the buildings, monuments and statue. they also affect the they also affect the aquatic life, specifically fishes. Ozone in the atmosphere can cause cracking of rubber. अब हम इसका कंट्रोल मेजर की बात करें तो कंट्रोल मेजर कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो द एटमॉस्फेयर हैज सेवरल बिल्ट इन सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेसेस सच एज डिस्पर्सन, ग्रेविटेशनल सेटलिंग, फ्लॉकुलेशन, एब्जॉर्प्शन, रेन वॉश, etc to clean the atmosphere. However, control of contaminants at their source level is desirable and effective method through preventive and of control technology. तो सबसे अगर हम इसका कंट्रोल या सोर्स में को कंट्रोल करना चाहें तो क्या करेंगे, यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल, है ना, यानी कि ज्यादा हम ऐसा पेट्रोल का यूज करेंगे जिसमें लेड कंटेंट बहुत कम हो या फिर ना हो। यूजिंग फ्यूल्स विथ लो सल्फर एंड एस कंटेंट, ऐसा फ्यूल का यूज करेंगे जिसमें लो सल्फर हो, ठीक है। फिर है इनकरेजिंग पेट्रोल सॉरी इनकरेजिंग पीपल टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉक, यूज ए साइकिल एज ए opposed to private vehicles, ensure that house, schools, restaurant and playground are not located on busy street. Plant trees along busy streets as they remove particulates, carbon dioxide and absorb noise. Industries and waste disposal sites should be situated outside the city, preferably on the downward of the city. Catalytic converters should be used to help control emissions of carbon monoxide and hydrocarbons, यानी कि जो भी हमारा व्हीकल्स होगा उस पे हम कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज करेंगे, जो कि हमारे इंजन में वो जो भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल मेजर है। फिर कंट्रोल मेजर्स इन इंडस्ट्रियल सेंटर, अगर हम इंडस्ट्रीज में बात करें तो उसे कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इंडस्ट्रीज में हम क्या करेंगे कि एक परमिसिबल लेवल्स हम उसको सेट करेंगे इंडस्ट्रियल में। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को हम ज़्यादा उसमें इंस्टॉल करेंगे। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर पोल्यूटेंट, यानी जो भी पोल्यूटेंट है उसका हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे और वो कितना लेवल्स तक होता है तो उसको हम एक परमिसिबल वैल्यू तक ही रखेंगे, ठीक है। या फिर इक्विपमेंट अगर बात करें तो इक्विपमेंट में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, तो इंश्योरिंग सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द combustion chamber and adequate temperature so that the combustion is complete, thereby eliminating much of the smoke consisting of partly burned ashes and dust. अब हम ऐसा करें कि जो भी पोल्यूटेंट है या फिर जो भी ऐसा चीज है वो कंप्लीट वो बर्न हो जाए, ठीक है, यानी उसका कंप्लीट कंबंशन हो, क्योंकि इनकम्प्लीट में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। To use mechanical devices such as weight scrubber, cyclones, separator, bag house filter, electrostatic precipitator, manufacturing process, ये सब हम ज़्यादा यूज करेंगे। To the equipment used to remove particulate from the exhaust gases of electric power and industrial plant are shown below. All methods retain hazardous materials that must be disposed safely. Weight scrubber can additionally reduce sulfur dioxide emissions, है ना। हम सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशंस को कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम क्या लगाएंगे वहां पे, वेट स्क्रबर लगाएंगे। फिर द एयर पोल्यूटेंट्स कलेक्टेड मस्ट बी केयरफुली डिस्पोज, द फैक्ट्री फ्यूम्स आर डील्ड विथ केमिकल ट्रीटमेंट। तो ये सारा हमारा कंट्रोल मेजर्स में आएगा।
ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन हम अगले लेक्चर्स वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ओनली एयर पॉल्यूशन। और तब तक के लिए आप एयर पॉल्यूशन को कंप्लीट कीजिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।